डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको बहते हुए जल या नदी के कार्य द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति के भाग द्वितीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने नदी के त्रिपद कार्य, जिसमें अपर्दन, परिवहन और निक्षेप के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया तथा गिलबर्ट के छठी शक्ति सिद्धांत के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन करने जा रहे हैं नदी के अपर्दनात्मक स्थल रूप, यानी कि नदी के अपर्दन की क्रिया के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसमें प्रमुख रूप से है वी आकार की घाटी, जो दो प्रकार की होती है, गॉर्ज तथा कैनियन, जलप्रपात तथा छिप्रिका, जलगर्तिका, संरचनात्मक सोपान, नदी वेदिका, नदी विसर्प और संप्राय मैदान। ये जितने भी स्थल रूप हमें इस स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे स्थल रूप नदी के अपर्दन के द्वारा या नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा बनने वाले स्थल रूप हैं। अब हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ वी आकार की घाटी के बारे में। तो वी आकार से हमें समझ में आता है कि ये जो घाटी होती है वो अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान होती है, इसलिए इनको कहते हैं वी आकार की घाटी। तो सर्वप्रथम नदी अपनी तली को काट करके उसको गहरा करने का कार्य करती है, जिस कारण क्या होता है, नदी की गहराई जो होती है बढ़ती जाती है और घाटी का आकार जो होता है अंग्रेजी भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। नदी की जो घाटी होती है वो अत्यंत तंग और संकरी होती है और इन घाटियों का जो निरंतर विकास होता है उसमें गहराई और आकार दोनों में वृद्धि होती है। तो जैसे नदी की अपर्दन क्रिया के द्वारा वी घाटी का निर्माण होता है, तो साथ साथ में उसकी गहराई और चौड़ाई जो है दोनों ही बढ़ने लगती है। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि नदी के द्वारा निर्मित घाटियों का आकार कैसा होता है, तो वो वी आकार की घाटियां होती हैं। आकार के अनुसार जो वी आकार की घाटियां होती हैं उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है गॉर्ज और नंबर 2 है कैनियन। ये दोनों ही वी आकार की घाटी होती है, सिर्फ इनके आकार में अंतर होता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर वी शेप्ड वैली की प्रोफाइल के बारे में देख रहे हैं कि ये किस तरह से वी शेप वैली बनती है। यहाँ इस स्लाइड पे आप इस कॉर्नर में आप देख रहे हैं कि वर्टिकल इरोजन को दिखाया गया है कि वर्टिकल इरोजन जो होता है वो वी शेप्ड वैली में किस तरह से होता है। अब हम बात कर रहे हैं गॉर्ज और कैनियन के बारे में। तो गॉर्ज तथा कैनियन दोनों ही जो होते हैं वी आकार की घाटियों के रूप होते हैं, जिनके किनारे की दीवार जो होती है वो अत्यंत खड़े ढाल वाली होती है और चौड़ाई की अपेक्षा गहराई अधिक होती है। सामान्य रूप से बहुत गहरी और संकरी जो घाटी होती है उसको गॉर्ज कहते हैं, और जब गॉर्ज का आकार बढ़ जाता है तो उसको कैनियन कहते हैं। तो सबसे पहले जो संकरी घाटी बनती है वो गहरी बनती है, उसको कहते हैं गॉर्ज, और जब गॉर्ज में अपर्दन की क्रिया और अधिक होकर के वो थोड़ी विस्तृत बन जाती है तो उसी को कहते हैं कैनियन। कैनियन जो होता है गॉर्ज का ही विस्तृत रूप होता है। कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा भी उसको कहते हैं और आकार में विशाल, परंतु अपेक्षाकृत ये अधिक संकरा होता है। गॉर्ज तथा कैनियन के जो उदाहरण होते हैं वो प्रत्येक महाद्वीप में हमें देखने को मिलेंगे। जैसे हिमालय पर्वत में सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों के गॉर्ज जो होते हैं देखने योग्य होते हैं, और संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी का जो ग्रैंड कैनियन है वो संसार का प्रसिद्ध कैनियन है। तो ये बहुत बार ग्रैंड कैनियन जो है इसके बारे में पूछा गया है, ये कौन से प्रांत में है और किस देश में है, और ये जो कैनियन है वो किस प्रकार से प्रसिद्ध है, इस कैनियन के बारे में बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं
गॉर्ज को दिखाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से कि गॉर्ज जो आकृति होती है वो किस तरह की होती है। इस स्लाइड पर हम कैनियन को देख पा रहे हैं कि गॉर्ज और कैनियन में जो मेन डिफरेंस होता है वो किस तरह का होता है। तो कैनियन जो होता है वो गॉर्ज का ही विस्तृत रूप होता है, कैनियन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं जलप्रपात और क्षिप्रिका के बारे में। तो जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसको जलप्रपात कहते हैं। तो ऊंचाई से जब पानी अत्यधिक वेग से एक क्लिफ के किनारे से या खड़े ढाल के किनारे से तीव्र गति से गिरता है तो वहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है। प्रपात और क्षिप्रिका में जो अंतर होता है वो सामान्य होता है कि वास्तव में नदी के जिस भाग में जल धारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है अर्थात जब जल ऊंचे ढाल से गिरता है तो उसे प्रपाती या क्षिप्रिका कहते हैं। तो जलप्रपात और क्षिप्रिका में यही अंतर होता है कि जलप्रपात की जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है और प्रपाती या क्षिप्रिका की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। यहाँ इस स्लाइड पे दिखाया गया है फॉर्मेशन ऑफ ए वाटरफॉल एंड रैपिड्स के बारे में, यानी जलप्रपात और क्षिप्रिका का जो फॉर्मेशन है उसको दिखाया गया है कि यहाँ से इस तरह से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, ये कहलाता है जलप्रपात। और यहाँ ये जो चट्टान है वो हार्ड रॉक को दिखा रही है, ये जो सॉफ्ट रॉक है उसको दिखा रही है। यहाँ अवनमन कुंड जो है उसका निर्माण हो रहा है। इस साइड में हम देख रहे हैं यहाँ ये हार्ड रॉक्स है, यहाँ ये सॉफ्ट रॉक्स हैं और यहाँ पर रैपिड्स का ये निर्माण हो रहा है। तो ये जो स्लाइड है वो फॉर्मेशन ऑफ ए वाटरफॉल एंड रैपिड्स को बता रही है। यहाँ इस स्लाइड पर जलप्रपात को दिखाया गया है कि किस तरह से तीव्र वेग से ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है तो वहां पर जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ इस स्लाइड में क्षिप्रिका को दिखाया गया है कि यहाँ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जलप्रपात की तुलना में यहाँ की जो हाइट है वो कम है। तो ये रैपिड्स को दिखाया गया है, क्षिप्रिका को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं जल गर्तिका व अवनमन कुंड की। तो नदी की तली के जल भंवर, यानी जब नदी में जल भंवर बनते हैं तो उसके साथ में जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं वो भी उसके साथ में घूमने लग जाते हैं और वो एक ड्रिलिंग टूल्स का काम करते हैं और छोटे छोटे गर्तों का वहां पर निर्माण होता है। ये जो टुकड़े होते हैं वो ड्रिलिंग टूल्स या छेदक यंत्र या घर्षक यंत्र कहलाते हैं। तो जिस तरह से ड्रिल मशीन काम करती है उसी तरह से ये घूमते हुए नदी की तली को काटते रहते हैं और वहां पर छिद्र या सुराख बनाते रहते हैं। धीरे धीरे इन छिद्रों का आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको जलगर्तिका कहते हैं। और जब जलगर्तिका की गहराई और व्यास जब और अधिक हो जाता है तो उसको अवनमन कुंड कहते हैं। तो पहले बनेगी जलगर्तिका और उसके बाद बनेगा अवनमन कुंड। यहाँ इस स्लाइड पे ये देखिए जलगर्तिका में ये जो ड्रिलिंग टूल्स है या नदी का भंवर है इसमें पानी के साथ में ये जो कंकड़ पत्थर हैं वो किस तरह से गोल गोल घूमते हुए जलगर्तिका का निर्माण करते हैं। और इस फोटो में ये जो है जलगर्तिका को दिखाया गया है कि जलगर्तिका नदी की तली में ये जो जहां पानी भरा हुआ है ये गोल गड्ढे हैं जो वो जलगर्तिका कहलाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पर इस स्लाइड में यहाँ देखिए अवनमन कुंड का निर्माण किस तरह से होता है। ये अवनमन कुंड के निर्माण को दिखाया गया है और यहाँ इस फोटो में जलगर्तिका का आकार जब बड़ा हो जाता है तो ये अवनमन कुंड कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं संरचनात्मक सोपान के बारे में। नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें जो होती हैं क्रम से पाई जाती हैं, वो एक दूसरे के बाद में क्रम से क्षैतिज अवस्था में मिलती है। इस परिस्थिति में नदी द्वारा विशेषक अपर्दन द्वारा कठोर और मुलायम चट्टानों का जो कटाव होता है वो विभिन्न दर से होता है। विभिन्न दर से ऐसे कि जो कोमल चट्टानें हैं वो शीघ्र कटेंगी और जो कठोर चट्टानें हैं उन पर अपर्दन की क्रिया देर से होती है। कठोर चट्टानों की अपेक्षा जो कोमल चट्टानें हैं वो शीघ्र कट जाती हैं और जो कठोर चट्टानें हैं वो प्रतिरोधी चट्टानों के रूप में बाहर की तरफ निकली रहती है, जिसके कारण एक सोपानाकार सीढ़ियों की
जो रचना है नदी के घाटी के दोनों ओर उसका निर्माण हो जाता है, इनको कहते हैं सोपान। परंतु इन सोपानों को नदी वेदिकाओं से अलग करने के लिए इनको हम संरचनात्मक सोपान भी कह सकते हैं। यहाँ इस स्लाइड पे देख रहे हैं कि किस तरह से ये संरचनात्मक सोपान का निर्माण जो हुआ है वो इस तरह से यहाँ इस स्लाइड पे हमें देखने को मिल रहा है कि संरचनात्मक सोपान का निर्माण किस तरह से होता है। अब हम बात कर रहे हैं नदी वेदिका के बारे में। तो नदी वेदिकाएं जो होती है एक रूप से नदी में पुनर्युवन या नवोन्मेष की परिचायिका होती है, यानी नदी में जब पुनर्युवन की क्रिया होती है तब नदी वेदिका का निर्माण होता है। नदी अपनी क्रमबद्ध अवस्था के बाद में बाढ़ का मैदान बनाती है, तो नदी लास्ट में जो है वो बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है। तो किसी कारण से क्या होता है, सागर तल में परिवर्तन आ जाने से नदी में नवोन्मेष या पुनर्यौवन आ जाता है, जिसके कारण नदी की निम्न कटाव की जो सामर्थ्य है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वो क्या होती है, घाटी को और गहरा करना प्रारंभ कर देती है। तो जैसे ही नदी में पुनर्यौवन की क्रिया हुई, नदी अपनी घाटी को और गहरा करना शुरू कर देती है। तो उस समय क्या होता है, नदी अपनी जो पुरानी चौड़ी घाटी होती है उसी के अंतर्गत एक नवीन और संकरी घाटी का निर्माण कर देती है, और कुछ समय बाद ये जो नवीन घाटी होती है वो क्षैतिज अपर्दन द्वारा विस्तृत हो जाती है। परंतु जो पहले की घाटी होती है उसके बराबर वो पुनर्यौवन के द्वारा जो दूसरी घाटी बनी है वो उसके बराबर नहीं हो पाती है। परिणाम स्वरूप नदी एक दूसरे बाढ़ के मैदान का निर्माण कर देती है। जो पुरानी घाटी होती है और नई घाटी होती है उनको सीढ़ी या सोपान द्वारा वो अलग होती है, इसीलिए इस सोपान को हम नदी वेदिका कहते हैं। तो नदी वेदिका जो होती है वो पुनर्यौवन के कारण या नवोन्मेष के कारण बनती है। तो ऐसा बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि नदी वेदिका का जो निर्माण होता है वो किस कारण से होता है। यहाँ इस स्लाइड पे हम नदी वेदिका को देख पा रहे हैं कि नदी वेदिका जो है वो ये देख रहे हैं हम नदी वेदिका को फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं नदी विसर्प के बारे में। तो जैसे ही प्रौढ़ नदी अपने मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो निम्न कटाव की अपेक्षा वो क्षैतिज अपर्दन करने में अधिक सक्रिय हो जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, नदी अपनी घाटी को गहरा करने की बजाय में वो चौड़ा करने लगती है। चूंकि इस अवस्था में जो नदी का मार्ग होता है वो समतल नहीं होता है, अतः नदियां क्या होती है, सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के चलती है, जिस कारण नदी में छोटे छोटे मोड़ पड़ जाते हैं। इन मोड़ों को ही कहते हैं नदी विसर्प। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ही नदियां मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो प्रवेश करते ही वो इस तरह से उसमें छोटे मोटे मोड़ पड़ जाते हैं। इन मोड़ों को ही कहते हैं नदी विसर्प। एशिया माइनर की मियांडर नदी इस तरह के बड़े बड़े मोड़ों से होकर के प्रवाहित होती है। इस नदी के नाम पर ही नदी के मोड़ों को मियांड या विसर्प भी कहते हैं। तो ये जो मियांडर है वो एशिया माइनर की मियांडर नदी के आधार पर इनका नाम पड़ा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं नदी विसर्प को दिखाया गया है कि किस तरह से नदी जब आती है तो ये इस तरह से ये मोड़ वाली क्रिया है, ये विसर्प है। यहाँ पर नदी में जो अपर्दन की मात्रा अधिक होती है, और ये देखिए यहाँ पर ऑक्सबो लेक को भी दिखलाया गया है। तो इस तरह से ये जो नदी विसर्प की इस्तेला करती है इसको यहाँ इस स्लाइड पर दिखाने का प्रयास किया गया है। एक विसर्प की लंबाई जो होती है वो नदी की चौड़ाई के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। सामान्य रूप से एक विसर्प की लंबाई जो होती है वो नदी की चौड़ाई से 15 से 18 गुना अधिक होती है। तो जो एक विसर्प होता है उसकी जो लंबाई है वो हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि नदी की जितनी चौड़ाई है उससे 15 से 18 गुना जो है एक विसर्प की लंबाई हो सकती है। मियांडर आंशिक रूप में निक्षेप या तथा अधिकांश रूप में क्षैतिज अपर्दन तथा लंबवत अपर्दन का परिणाम होता है।
यदि विसर्प के प्रकारों के बारे में हम बात करें तो विसर्प जो होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। क्षैतिज अपरदन द्वारा जो विसर्प बनता है उसको कहते हैं सामान्य विसर्प, और लंबवत अपरदन द्वारा जो विसर्प बनता है उसको कहते हैं अधः कर्तित विसर्प कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरा और भी विसर्प हो सकता है जो बेमेल विसर्प कहलाता है। तो मुख्य रूप से विसर्प जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित विसर्प सामान्य विसर्प, और लंबवत अपरदन द्वारा जो निर्मित विसर्प होता है उसको कहते हैं अधः कर्तित विसर्प। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं नदी विसर्प को दिखलाया गया है फोटो के माध्यम से कि नदी के जो मोड़ होते हैं वो किस तरह से बनते हैं। यहाँ ये देख रहे हैं हम किस तरह से ये मोड़ बने हैं नदी में, ये हमने फोटो के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। जो सामान्य विसर्प की बात करते हैं तो सामान्य विसर्प जो होता है इसका जो निर्माण होता है मुख्य रूप से नदी के क्षैतिज अपरदन के द्वारा बनता है, इसलिए इसको कहते हैं सामान्य विसर्प। दूसरे प्रकार का विसर्प जो है वो है अधः कर्तित विसर्प। इसका जो निर्माण होता है ये जो होता है लंबवत अपरदन का परिचायक होता है, और निश्चय ये नदी के नवोन्वेष का भी परिचायक होता है, तथा इनका निर्माण नदी के कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में नदी के नवोन्वेष के कारण होता है। तो जब सामान्य विसर्प बनता है उसमें ही नदी में किसी कारण से नवोन्वेष आ जाए तो प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्प में निम्न कटाव द्वारा जो गहरा विसर्प बनता है उसी को कहते हैं अधः कर्तित विसर्प, या सामान्य रूप से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लंबवत अपरदन द्वारा जो विसर्प बनता है उसको हम कहते हैं अधः कर्तित विसर्प। यहां हम देख रहे हैं अधः कर्तित विसर्प को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। इन दोनों फोटो में अधः कर्तित विसर्प को दिखाया गया है कि ये लंबवत अपरदन के द्वारा बना है। तीसरा है बेमेल विसर्प। एक नदी अपनी विस्तृत नदी अपनी प्रौढ़ावस्था में एक बाढ़ का मैदान का निर्माण करती है जिसमें अनेक विसर्प अधिक विस्तृत होते हैं। किसी कारणवश जब नदी में जल का आयतन कम हो जाता है तो नदी संकरी हो जाती है और उसके द्वारा जो निर्मित विसर्प है पहले की अपेक्षा कम चौड़े होते हैं। इस तरह के नवीन विसर्प के वक्र की अर्धव्यास पहले वाले विसर्प के वक्र की अर्धव्यास से छोटी रह जाती है। ऐसे विसर्प को हम कहते हैं बेमेल विसर्प, क्योंकि नवीन विसर्प जो होता है प्रारंभिक विसर्प से पूर्णतया मेल नहीं खाता है। तो जो बेमेल विसर्प होता है वो भी इसी तरह का विसर्प होता है कि वो जो पहले जो नवीन विसर्प बनता है उससे वो मेल नहीं खाता है, इसलिए उसको कहते हैं बेमेल विसर्प। अगली सलाह करती है संप्राय मैदान या पेनीप्लेन। तो संप्राय मैदान का निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपरदन द्वारा सतह की जो असमानताएं होती है वो दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपरदन तथा निक्षेप दोनों मिलकर के संप्राय मैदान का मतलब होता है बिल्कुल समतल प्राय मैदान, या हम कह सकते हैं समतल मैदान जैसी संरचना होती है, लेकिन अवशेष के रूप में यहाँ पर कहीं कहीं जो कठोर प्रतिरोधी शैलें हैं वो दिखलाई पड़ती है, जिनको कहते हैं मोनाडनाक कहते हैं। तो पेनीप्लेन जो होता है संप्राय मैदान होता है, लेकिन उनमें कहीं कहीं मोनाडनाक भी पाए जाते हैं। यहाँ इस स्लाइड पर संप्राय मैदान को दिखलाने का प्रयास किया गया है फोटो के माध्यम से। इसी के साथ इसका ये द्वितीय भाग यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।